सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग अपनी कक्षा में हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि व्याकरण का बहुत बड़ा महत्व है किसी भी साहित्य के लिए। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी व्याकरण। आपने शब्द के बारे में पढ़ा होगा, वर्ण के बारे में पढ़ा होगा, वाक्य के बारे में भी आपने पढ़ा है। इसके बाद में वाच्य के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो हम इस तरह से समझते हुए कि आपने इन सभी का अध्ययन कर लिया है, हम लोग आज शीर्षक होगा मेरा पद परिचय। शीर्षक है पद परिचय। पद परिचय ये हमारा आज का शीर्षक है। यानी बच्चों, आपको मालूम होगा कि शब्द और पद अलग अलग होते हैं। शब्द के बारे में आप लोग जानते होंगे कि शब्द वर्णों के सार्थक समूह को कहा जाता है। ये शब्द होते हैं। शब्द का एक निहित स्थान है, वह है शब्दकोश। परंतु पद उससे भिन्न है। जब कोई भी शब्द किसी भी वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वे पद कहलाने लगते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करूं, एक वाक्य के द्वारा राम रोटी खाता है। राम रोटी खाता है। इसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे शब्द मिल करके एक वाक्य का निर्माण किए। और वाक्य के बारे में हम लोग जानते हैं कि शब्दों का सार्थक समूह ही वाक्य कहलाता है, जिसका अपना एक अर्थ होता है। एक अर्थ देता है राम रोटी खाता है। मेरे बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं पद परिचय की। तो देखिए, एक यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ है राम, यहाँ रोटी, यहाँ खाता और यहाँ है। ये अलग अलग शब्द है। यदि इसको हम तोड़ करके जरा ऐसे समझाएं कि राम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? ये शब्द है। इसी तरह से रोटी क्या है, ये भी शब्द है। खाता क्या है, ये भी शब्द है। और है भी, ये भी शब्द है। ये सब शब्द की श्रेणी में आ गए हैं। इसको हम शब्द कहेंगे। लेकिन यही शब्द जब हम वाक्य में प्रयुक्त हो गए तो ये पद कहलाने लगे। यानी अब यहाँ हम बात करें तो ये राम एक पद है, रोटी भी पद है, ये भी पद है और ये भी पद है। यानी बच्चों, आप लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, शब्द को जब वाक्य के निर्माण में लगा देते हैं, तब वही ये पद के रूप में आ जाते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं, प्रयोग में ले आए जाते हैं, तो वे पद कहलाने लगते हैं। पद का अस्तित्व वाक्य होता है। उसका जैसे शब्द का अस्तित्व शब्दकोश है, ठीक उसी प्रकार से पदों का अस्तित्व देने वाला वाक्य होता है। और वहाँ फिर अपना वे परिचय छोड़ते हैं। तो पद परिचय को हम लोग यदि बात करें कि इसको हम कैसे परिचय देते हैं, तो इसको हम व्याकरणिक परिचय के भी नाम से जानते हैं। पद परिचय को व्याकरणिक परिचय। यदि कोई व्याकरणिक परिचय करता है तो इसका मतलब हुआ व्याकरण में उसका स्थान क्या है। व्याकरण के माध्यम से इसे हम क्या करते हैं? ये संज्ञा है, सर्वनाम है, बहुत तरह की बातें आती हैं, उसमें है क्या। तो चलिए इसी को हम पद परिचय कहते हैं। जैसे अब एक और बहुत साधारण अर्थ में हम देख लें कि एक बच्चा है जिसका नाम है राम है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है। अब उससे मैं पूछूं कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताएगा कि मेरा नाम राम है। इसके पिताजी का पूछे तो भी बताएगा। इसी प्रकार से इसका परिचय हो। पहले बच्चों आइए तो हम लोग पद परिचय से करते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं पद परिचय।
तो स्पष्ट हो रहा होगा कि पद परिचय क्या है। पद परिचय क्या है, तो हम कैसे पदों का परिचय देते हैं। अब प्यारे बच्चों, अब हम लोग अब बारी बारी से हम पद परिचय करेंगे। अब तो मैं याद दिला दूं कि आपने शब्द पढ़ा होगा, तो शब्द को हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़े। वो पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी शब्द। क्या है वह है, आप जरा देखेंगे, यह है विकारी शब्द, विकारी के नाम से जानते हैं विकारी शब्द, और दूसरा होता है अविकारी। जरा इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप इससे भ्रमित नहीं हैं। अविकारी शब्द, तो विकारी शब्द के अंतर्गत हम लोग रखते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और विशेषण। इसको हम लोग विकारी शब्द के अंतर्गत, इसलिए विकारी शब्द का अंतर्गत रखते हैं कि ये लिंग वचन कार्य के अनुसार अपना रूप परिवर्तित कर सकते हैं, इनमें परिवर्तन होता है, इसलिए ये विकारी शब्द है। अब दूसरी तरफ हम लोग बात कर रहे हैं अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द के अंतर्गत आपने देखा होगा क्या होता है, वह संबंध बोधक, संबंध बोधक, फिर दूसरा है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, इसी में हम लोग देखते हैं। तीसरा है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, और चौथा है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। आप ये जानते होंगे कि ये हमने जो रखे अविकारी शब्द, इस शब्द को हम अव्यय के नाम से भी जानते हैं। इनको हम लोग अव्यय कहते हैं, अव्यय, यानी ये लिंग वचन कार्य के अनुसार अपना परिवर्तित नहीं करते, यथावत रह जाता है, इसीलिए इसको हम अविकारी शब्द कहते हैं और अव्यय के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, तो हम लोग बारी बारी से हम सबका पद परिचय प्राप्त करेंगे। तो अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, वह है विकारी शब्दों का, यानी विकारी तो उसमें शब्द होंगे जो अभी वाक्य में जुड़कर एक पद का निर्माण करेंगे, वे ही फिर हम उन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं संज्ञा से, यानी पहला मेरा होगा वह है संज्ञा का पद परिचय। इसका संज्ञा का पद परिचय पहला हुआ है संज्ञा का पद परिचय, संज्ञा का पद परिचय। अब संज्ञा का पद परिचय जानना है तो इसके लिए हमें संज्ञा की जरूरत पड़ेगी कि आखिर संज्ञा है क्या। तो आप जानते होंगे, बहुत पिछली कक्षाओं में पढ़ने को मिला है, अवसर प्राप्त हुआ है। तो संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को संज्ञा कहते हैं, यही है ना। तो हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये अलग अलग होते हैं। मैंने बताया कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, तो इसी तरह से इस संज्ञा में जैसे कोई नाम आ गया, राम आ गया, तो राम क्या है, संज्ञा है। एक क्या है, किसी खास व्यक्ति का नाम है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं, एक रोटी आया, यहाँ पर देख रहे होंगे रोटी, रोटी क्या है, रोटी भी संज्ञा है, एक किसी वस्तु का नाम है, लेकिन एक खास वस्तु का नाम नहीं है, इसलिए यह कोई खास नहीं, इसलिए संज्ञा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हम पढ़ेंगे, भेद पढ़ेंगे तब तक। तो इस प्रकार से इसके अलग अलग भेद होते हैं, जैसे प्रेम है, बुढ़ापा है, बचपन है, ये सब भाववाचक संज्ञाओं में ये सब आते हैं। तो इनके हम लोग तीन भेद पढ़े हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। वो पहला होता है वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भेद है वह है भाववाचक संज्ञा। तो प्यारे बच्चों, आप जानते होंगे कि जिससे किसी भी वस्तु, व्यक्ति, खास व्यक्ति, वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे पूरे समुदाय का बोध होता है, जिस शब्द से, जिस संज्ञा से, उसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जिससे भाव को जो महसूस करते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो प्यारे
संज्ञा के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो पहले हमें ध्यान रखना है कि हम इसका कैसे करें, तो पहले जानना है। अब यहाँ हम देखिए, जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ बहुत सारे पद आ गए हैं, हम राम का देखना चाह रहे हैं, राम का, राम संज्ञा, तो हम लिखेंगे राम, राम लिख दिया। अब राम को इसका पद परिचय प्राप्त करना है, तो पहले हम क्या कहेंगे, क्या राम क्या है, तो राम सबको मालूम है कि एक खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए क्या है, यह संज्ञा है। तो प्यारे बच्चों, इसको हम संज्ञा के नाम से संज्ञा। अब इसके बाद में इसके हम बताते हैं इसका भेद, यह किस प्रकार का भेद है, तो आप बताएं कि यह कौन सा भेद होगा। यह संज्ञा का व्यक्तिवाचक भेद होगा, इसका नाम है व्यक्तिवाचक। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, खास है, एकदम बिल्कुल नहीं, खास व्यक्ति के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हमने चर्चा की कि लिंग की चर्चा, हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा में दो लिंग होते हैं, एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। तो अब यहाँ रोटी नहीं, ये हम बात कर रहे थे यहाँ राम से, तो राम कहने से एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए कितना वचन हुआ, कितना वचन हुआ, एक वचन हुआ, एक वचन। और लिंग कौन सा हो गया, पुल्लिंग। दो लिंग होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग और दूसरा है पुल्लिंग। यहाँ राम, यहाँ देखिए यदि रामा हो जाता तो स्त्रीलिंग, ये राम है, यहाँ खाता है, इससे पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग भी है, तो यह हो गया एक पुल्लिंग हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि यह है क्या, इसका इस वाक्य में जरूरत क्या है, तो ये कर्ता का काम करे। अब हम कारक की ओर जा रहे हैं, तो कारक के भेदों के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। तो कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। 8 भेद में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो ये कारक के कितने भेद हो गए, 8 भेद हो गए। कारक के भेद थोड़ा मैं बता दूं, इसलिए आगे के बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये होता है कर्ता, दूसरा है कर्म, तीसरा है करण, चौथा है संप्रदान, पांचवा है संबंध, छठा है पहला कर्ता, दूसरा कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, पांचवा है अपादान होता है, इसको हम ट्रेनिंग आगे करते, अपादान है, ये अपादान। और छठा नंबर रखेंगे संबंध को, संबंध। सातवां है अधिकरण, और आठवां है संबोधन। प्यारे बच्चों, आप लोग को जानना चाहिए कि जब तक कि हम कारक के बारे में जानेंगे तब तक हम पूरा परिचय नहीं दे पाएंगे, पूरा परिचय नहीं दे पाएंगे। इसीलिए अब यहाँ ढूंढना है कि इसमें से हमारा क्या है, ये हमने बात की थी कि इसमें से हमारा क्या है। यहाँ देख रहे हैं कि हमने इसका बता दिया, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, कौन सा है, तो वचन है, एक वचन। लिंग क्या है, तो पुल्लिंग है। अब हम बात कर रहे थे कि यह कारक अनुसार क्या है, तो कौन सा कारक है, यह कर्ता कारक है, क्योंकि जो काम करता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। तो खाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, इसीलिए यह कर्ता हुआ। और यहाँ लिखेंगे कर्ता कारक, लिखेंगे कर्ता कारक। अब बात आता है कि इसका संबंध किस क्रिया से है। ऐसा नहीं होता है कि एक ही व्यक्ति है, एक ही करता है, लेकिन बहुत सारे काम कर रहे हो, लेकिन वैसी बात नहीं है। यहाँ सिर्फ एक काम किया जा रहा है, वह है, इसलिए बताना है आपको कि खाता है क्रिया का, खाता है क्रिया का, क्रिया का कर्ता, क्रिया का कर्ता, ये बताना है। इस प्रकार से हमने संज्ञा का परिचय प्राप्त किया। तो हमने क्या देखा, तो यह है क्या बताना है, ये संज्ञा है, उसका कौन सा भेद है, तो व्यक्तिवाचक हमने बताया।
इसके बाद में बताया कि वचन क्या है, तो हमने वचन बताया एक, लिंग क्या बताया, लिंग, और इसके बाद में हमने बताया कि कारक का कौन सा भेद आता है, तो कर्ता कारक है, और इसका संबंध किस क्रिया से है, क्रिया को हमने बताया खाता है। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार से अब जरा हम लोग आगे बढ़े और एक यहीं दूसरा जरा सा हम लोग देखते हैं। अब हमने अभी बात की थी संज्ञा की, और इसी को हम लोग फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखते हैं। अब हम रोटी क्या कर रहे हैं यहाँ, जिसको होता है आपको रेखांकित किया हुआ मिलेगा या फिर कैसे जिसको जैसे निर्देशित किया जाए, तो हम लोग लिख रहे हैं रोटी, रोटी का कर रहे हैं, तो रोटी क्या है, अभी हमने बताया था कि यह क्या है, संज्ञा है ना, हाँ बिल्कुल संज्ञा है, संज्ञा है, और इसका भेद क्या होगा, कौन सा भेद है, रोटी कहने से पूरी रोटी की जमात का अर्थ पड़ता है, पूरे समुदाय का, इसलिए यह क्या है, इसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। और अब क्या बता रहे थे, लिंग बता रहे थे, कौन सा लिंग है बताइए, यहाँ कौन से लिंग चलेगा बताइए, ये रोटी स्त्रीलिंग है निश्चित रूप से, है ना, ये है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग हो गया। अब वचन बताना है, तो वचन कितने हैं, वचन दो है, एक है, एक वचन है, दो वचन तो होते नहीं है, यदि एक ही वचन होता है और फिर बहुवचन होता है, तो रोटियां हो जाता तो बहुवचन, इसलिए यह हो गया एक वचन, यहाँ लिखेंगे एक वचन, एक वचन हो गया। अब हम बात कर रहे थे कि आखिर इस वाक्य में इसका महत्व क्या है, किस रूप में आया है, तो यहाँ देखेंगे कि राम रोटी खाता है। अब जरा देखते हैं कि राम क्या खाता है, रोटी खाता है, तो ये कैसा कारक आ रहा है, एक कर्म कारक आया है, क्यों, ये क्यों कर्म कारक आया, क्यों, कारण यह है कि हम प्रश्न लगाते हैं, जो प्रभावित होता है वही कर्म कहलाता है, वाक्य में जो प्रभावित होता है, जिस पर असर पड़ता है वही। इसकी हमने आप हमारी एक पंक्ति सुनिए कि जो काम करता है, जो काम करता है कर्ता कहता जान लो, और जिस पर क्रिया का फल पड़े हुआ कर्म है पहचान लो, तो काम करने वाला है राम था, यहाँ रोटी प्रभावित हो रही है, उसका फल पड़ रहा है, इसलिए यह कर्म क्या हुआ, रोटी। तो अब हमको लिखना है कि कर्म कारक है, प्रभावित हो रही है रोटी, इसलिए। अब हम बताएं कि इसका संबंध किससे है, तो खाना की खाता क्रिया से संबंध है, लिख देंगे खाता है क्रिया से संबंध, क्रिया से संबंध। कई बच्चों तो आपने देखा कि किस प्रकार से हम किसी भी संज्ञा का पद परिचय प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब संज्ञा के और भी बहुत सारे भेद होते हैं, जैसे जैसे आप आएंगे उसी का रूप आप काम करते चलेंगे। तो ठीक है, तो आज अभी हम लोग देख रहे थे संज्ञा का। अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं, वह है अभी सर्वनाम। अभी संज्ञा का हमने देखा, दूसरा है वह सर्वनाम का पद परिचय, सर्वनाम का पद परिचय, सर्वनाम का पद परिचय। जरा देखें कैसे यहाँ अब सर्वनाम के बाद अब हम बताइए कि सर्वनाम क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में, आपने पढ़ा होगा कि संज्ञा के बदले में जो शब्द युक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई जैसे कि राम जा रहा है, यदि उसकी जगह पर हम ये कह रहे हैं कि वह जा रहा है, तो वह किसके बदले में आया है, राम के बदले, तो राम की जगह पर प्रयुक्त हो गया है, इसलिए यह हुआ। तो हम एक लिख रहे हैं, एक वाक्य लिख रहे हैं, आप जरा वाक्य को देखेंगे कि किस प्रकार से वह आम खाता है, वह आम खाता है। जरा देखिए से यहां वह एक सर्वनाम रूप में आया है। अब पहले शब्द था, वाक्य में आ गया, पद बन गया, आम है, ये अलग अलग है। अब हम बात कर रहे हैं, हमें करना है पद परिचय सर्वनाम का। तो ठीक जिस प्रकार से हमने संज्ञा का पद परिचय प्राप्त किया था, ठीक उसी प्रकार से इसका भी हम पद परिचय प्राप्त करेंगे। तो
हम इसका करें, हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे वह। जिसका करना होता है इसको हम लिख लेंगे और इसको फिर बताएंगे वह। तो वह क्या है, सर्वनाम है। तो सर्वनाम है जैसे ही कहते हैं तो सर्वनाम के भेद उमड़ कर आते हैं, उभर कर आते हैं कि भाई इसमें कौन कौन से भेद होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक। इस प्रकार से हम इसको भेदों में अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि वह कैसा। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम की थोड़ी सी बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम कैसे होता है, जिससे पुरुष जाति का मतलब इस काम करने वाला का बोध होता है, जो कह रहा होता है, जो सुन रहा होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा होता है, वह पुरुषवाचक है। इसको हम पुरुषवाचक को 3 भागों में बांटते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम को, पुरुषवाचक सर्वनाम है इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला है वह उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और तीसरा है अन्य पुरुष, इसको अन्य पुरुष के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ आपको बताना है कि उत्तम पुरुष वह पुरुष होता है जो बोल रहा होता है, किसी को कुछ कह रहा होता है। जैसे भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कुछ कह रहा हूँ, मैं यानी मैं शब्द आया, यदि मैं ऐसे बताऊं कि ये जो मैं शब्द आया ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, सही है। इसी का बहुवचन हो जाएगा तो हम लोग कह देंगे। अब दूसरी बात है मध्यम पुरुष कहते हैं सुनने वाले को, जो हम बता रहे हैं, बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो आप हो गए मध्यम पुरुष। तो उसके में हो गया तुम, तुम हो गया, तुम लोग, ऐसे लगा देंगे तो बहुवचन हो जाएगा। आप भी हो सकता है, आप भी हो सकता है। इस प्रकार से अन्य पुरुष की बात करते हैं। तो जिसके बारे में हम और आप बात कर रहे होते हैं किसी के बारे में, तो वह अन्य पुरुष हो जाता है। जैसे वह हो गया, इसी तरह से इसका बहुवचन हो गया वे। इसी प्रकार से अलग अलग। तो अब हम पुरुष के बाद पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जान गए। इसी प्रकार से आपने बहुत पहले कक्षाओं में सबने पढ़ा होगा कि किस प्रकार से सर्वनाम के अलग अलग भेद होते हैं और उन भेदों में सबकी अपनी अपनी खासियत होती है, अपनी अपनी उनमें छवि होती है कि कौन सा सर्वनाम क्या बताता है। तो आइए हम लोग अभी वाक्य की ओर देखते हैं। वाक्य में पद आए हैं और पद में पहला जो है वह है सर्वनाम, क्योंकि सर्वनाम की बात हम कर रहे हैं। आइए, तो वह कैसा हुआ, इसको हम निश्चित रूप से हम कहेंगे कि यह कैसा हुआ, यह हो गया अन्य पुरुष हो गया। क्या हो गया, सर्वनाम पहले लिखेंगे कि है क्या, यह हो गया सर्वनाम। फिर लिखेंगे यह पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। दूसरा इसका भेद फिर हो गया। अब इसको उसी तरह से लिंगवचन, लिंग हो गया, यहाँ देखिए वह आता है तो यह हो गया पुल्लिंग। इसी प्रकार से इसका लिंग क्या हुआ, लिंग हो गया पुल्लिंग। ठीक है, लिंग हो गया पुल्लिंग। और वचन कौन सा हो गया, तो एक वचन है। क्या हुआ, एक वचन, एक वचन कहेंगे। अब हम बता रहे थे इसके बाद में कर्ता कारक की पहचान करते हैं। तो कारक हमने कहा कि वह आम खाता है, खाने का काम कर रहा है, इसलिए हो गया यह कर्ता कारक। कर्ता कारक लिखेंगे, कर्ता कारक हो गया। और किस क्रिया से संबंध है, तो खाता क्रिया को करता है, यानी खाता क्रिया, खाता है क्रिया से संबंध, खाता है क्रिया से संबंध। किस प्रकार से हम वह सर्वनाम का हम परिचय प्राप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों, तो आप देख रहे थे कि किस प्रकार से हमने अभी देखा एक सार्वनामिक विशेषण। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे विशेषण की बात करते हैं, तो उसमें एक सार्वनामिक विशेषण भी हो जाता है, लेकिन उसमें आपको बिल्कुल संदेह नहीं होना चाहिए कि कौन सा सर्वनामिक विशेषण है और कौन है सर्वनाम। तो फिर हम आगे जब हम विशेषण की बात करेंगे, पढ़ेंगे, तो फिर हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग ये सब देख रहे थे। तो फिर से एक बार हम आपको बता दें कि संज्ञा पद परिचय प्राप्त करने के लिए पहले हम लोग उसके भेद के बारे में जानते हैं, उसके लिंग के बारे में जानते हैं, वचन के बारे में जानते हैं और जानते हैं कारक के बारे में, और अंत में लिख देते हैं इसका क्रिया से किस क्रिया से संबंध है। ठीक है, तो
दूसरी बात जब हम कर रहे हैं, दूसरा कर रहे थे कि सर्वनाम का पद जब प्राप्त कर रहे होते हैं तो ठीक उसी प्रकार से हम इसकी परिभाषा को जानते हैं। सर्वनाम है क्या, इसके भेद कौन कौन से हैं, इसके लिंग कौन सा बनेगा और कौन सा वचन होगा और यह कारक का कौन सा रूप आएगा, उसी प्रकार से वहां भी हो जाएगा। तो आपने देखा कि यह बहुत प्रभावी है और इसका अभ्यास किया जाना चाहिए और फिर हम लोग अगली कक्षा में बात करेंगे